हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के समाजशास्त्र के पाठ भारतीय समाजशास्त्री के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में मैं आपको इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बताऊंगा और पाठ को बेहतर और सरल ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में पाश्चात्य समाजशास्त्री यानी कि पश्चिमी देशों के समाजशास्त्रियों के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत के समाजशास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि समाजशास्त्र का उदय विदेशों में हुआ, यानी कि पश्चिमी देशों में हुआ। इंडिया में 1950 के दशक के दौरान इंडिया में आया, लेकिन इससे पहले भी भारत के लोग, जो भारत के वैज्ञानिक थे, किसी न किसी रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन करते थे और समाजशास्त्र के बारे में अपने विचार प्रकट किए। अब कई बच्चे पूछेंगे समाजशास्त्र, तो समाज का अध्ययन ही समाजशास्त्र है और समाज में रहने वाले मनुष्यों का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। यानी समाज में कोई भी चीज़ उपलब्ध हो उसके बारे में अपने विचार प्रकट करना समाजशास्त्र की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस पार्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको एक बार ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि क्या जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे अकस्मात और अग्रणीय मानव विज्ञानियों का। मानव विज्ञानियों मतलब पहले, क्योंकि इंडिया में समाजशास्त्र का विषय नहीं था, ये शब्द आया ही नहीं था, तो मानव विज्ञान यानी मानवों के बारे में जो अध्ययन करते थे उसे मानव वैज्ञानिक कहा जाता था। उन्होंने समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इनमें दो ही नाम आते हैं, एक अनंत कृष्ण अय्यर और एक शरद चंद्र राय। तो अकस्मात और अग्रणी में दो हम समाजशास्त्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, अनंत कृष्ण अय्यर। अब इन्होंने क्या किया, था निर्जातीयता सर्वेक्षण, यानी इंडिया में पहली बार अंग्रेजों के कहने से इन्होंने विभिन्न जातियों का सर्वेक्षण किया। तो अनंत कृष्ण अय्यर जो अकस्मात अग्रणी मनोविज्ञानियों में से एक थे, नीचे इनका नाम लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरे मानव विज्ञानी थे शरद चंद्र रॉय थे। अब इन्होंने क्या किया, था कि रांची और छोटा नागपुर के जो जनजातियाँ था उनका सांस्कृतिक अध्ययन किया था। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि पहले के समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के विषय में चर्चा नहीं करी। हाँ, जो जो विषय उसके अंतर्गत आता है, मनुष्य, जनजाति, धर्म, व्यवसाय, उन सब के बारे में अपने विचार प्रकट किए। तो इन दोनों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे। इसके बाद भारत में समाजशास्त्र शिक्षण व शोध कार्य कि कैसे भारत में समाजशास्त्र आया और कैसे इसके बारे में जो वैज्ञानिकों ने, जो समाजशास्त्रियों ने योगदान दिया, उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद भारत में 4 प्रमुख समाजशास्त्रियों जैसे कि जीएस धुर्रे, जिनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव धुर्रे, और डीपी मुखर्जी यानी कि ध्रुवजीत प्रसाद मुखर्जी, एआर देसाई, अक्षय रमनलाल देसाई एंड एमएन श्रीनिवासन, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवासन। अब इन्होंने क्या क्या दिया, आपको पूरा पाठ सुनने से पहले ये समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जीएस धुर्रे ये समाजशास्त्री रह चुके हैं। इन्होंने किसके बारे में योगदान दिया, किसके बारे में अध्ययन किया, तो इन्होंने अध्ययन किया था जाति, जनजाति और प्रजाति के बारे में। ठीक है, धुर्रे जी ने जाति और प्रजाति के बारे में अपने विचार प्रकट किए। डीपी मुखर्जी ने परंपरा और परिवर्तन, जो सदियों चली आ रही है कि किसकी पूजा करनी चाहिए, सुबह कैसे किसी से व्यवहार करना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, सब डीपी मुखर्जी ने अपने अध्ययन में कहा। साथ में एआर देसाई ने सबसे सिंपल टॉपिक दिया, राज्य, कल्याणकारी राज्य के बारे में अपने विचार प्रकट किए एआर देसाई ने। और एमएन श्रीनिवास ने भारत के गाँव के बारे में अध्ययन किया। तो आपको पूरा चैप्टर इन छोटे से मिनट में समझ में आ गया कि हम अकस्मात अग्रणी मानव विज्ञानी में पढ़ेंगे 2 वैज्ञानिकों के बारे में, जिनका नाम है अनंत कृष्ण अय्यर और शरद चंद्र राय। अनंत कृष्ण अय्यर ने जनजाति के बारे में अध्ययन किया, शरद चंद्र राय ने संस्कृति और समाज के बारे में अध्ययन किया। फिर भारत में समाजशास्त्र धीरे धीरे फैला। इसके बाद जीएस धुर्रे ने सबसे पहले जाति क्या होती है, प्रजाति क्या होती है, इनके बारे में बताया। डीपी मुखर्जी ने परंपराएं जो चली आ रही है और उनमें परिवर्तन कैसे होते हैं उनके बारे में बताया। एआर देसाई ने राज्य के बारे में और गांव के बारे में एमएन श्रीनिवास। तो पूरा आपको समझ में आ गया कि हम क्या क्या जानने वाले हैं आगे। अब जो चीज़ आपने सुनी है, अब उनको विस्तार से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर की अन्य वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी व अकस्मात मानव विज्ञानियों का योगदान। तो अनंत कृष्ण अय्यर, इन्होंने किसके बारे में अध्ययन किया, इन्होंने निर्जातीयता सर्वेक्षण करा। अब निर्जातीय का अर्थ क्या होता है,
किसी भी समाज में जो एक ही जाति के विभिन्न धार्मिक समुदाय, खान पान, रहन सहन, पहनावा, इनका अध्ययन निर्जातीयता के अंतर्गत आता है। तो सर्वप्रथम सामाजिक मानव विज्ञानी व महाविद्यालय में शिक्षक थे। तो अनंत कृष्ण अय्यर कौन थे? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि समाजशास्त्र का विकास इंडिया में 1950 के आसपास हुआ है। इससे पहले समाजशास्त्र विषय नहीं था, हालांकि जितने विषय थे, टॉपिक थे, वो समाजशास्त्र के अंदर आते थे। तो मानव विज्ञान भी समाजशास्त्र के अंदर आता था। तो सबसे पहले इस मानव विज्ञानी थे, भारत के सबसे पहले मानव विज्ञानी थे ये। और कॉलेज, महाविद्यालय कॉलेज कहते हैं, वहाँ शिक्षक थे। कौन? अनंत कृष्ण अय्यर। इन्होंने क्या काम किया? समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया? तो निर्जातीय सर्वेक्षण किया। ठीक है, इन्होंने निर्जातीय सर्वेक्षण किया। अनंत कृष्ण अय्यर को 1902 में कोचीन के दीवान, यानी कि जो वहाँ के मंत्री वगैरह थे, राज्य के निर्जातीय सर्वेक्षण के लिए कहा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सभी रजवाड़ों में निर्जातीय सर्वेक्षण कराना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हमें अगर हर जाति के बारे में पता होगा, उनकी खास बात, उनकी जो कमियां हैं, तो हम उन पर अच्छे शासन कर पाएंगे। तो इसलिए ये कहा गया कि निर्जातीय सर्वेक्षण करवाओ, और इसका जिम्मा सौंपा गया अनंत कृष्ण अय्यर को। और इन्होंने इस कार्य को स्वयंसेवी के रूप में, यानी कि अपनी इच्छा से पूरा किया। कोची रजवाड़े की तरफ से उन्हें राय बहादुर और दीवान बहादुर की उपाधि सम्मानित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनंत कृष्ण अय्यर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो हम लिख सकते हैं राय बहादुर, दीवान बहादुर। और इंडियन साइंस कांग्रेस एक विभाग है, इसके अध्यक्ष चुने गए। तो पहले अध्यक्ष थे इंडियन साइंस कांग्रेस के निर्जातीय विभाग के। तो अनंत कृष्ण अय्यर ने समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया? इन्होंने निर्जातीय सर्वेक्षण किया। क्या किया? निर्जातीय सर्वेक्षण किया। कहाँ पर किया? कोचीन में किया। ठीक है, साउथ में। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली। आगे बढ़ते हैं। अगले अकस्मात और अग्रणी जो समाजशास्त्री थे वो शरद चंद्र राय थे। इनका समय काल रहा 1871 के समय इनका जन्म हुआ, 1942 में डेथ हो गई। तो ये भी मानव विज्ञानी थे, जैसा कि बता चुका हूँ कि समाजशास्त्र का विकास अभी हुआ है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रांची, छोटा नागपुर यानी झारखंड का हिस्सा ये, रहने वाली जनजातियों की सांस्कृतिक और समाज के बारे में जानकारी जुटाई। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन्होंने क्या योगदान दिया समाजशास्त्र में कि रांची और छोटा नागपुर में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति, क्या खान पान, पहनावा, रहन सहन, बोलचाल और समाज के बारे में जानकारी एकत्रित करी। इन्होंने ईसाई मिशनरी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में कार्य किया। एक टीचर थे इंग्लिश के और मानव विज्ञानी थे। 44 साल तक रांची रहे हैं और छोटा नागपुर रांची के लोगों, जो आदिवासी या जनजाति रहते थे, उनके बारे में अध्ययन किया। और उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया, उनके बीच रहकर अध्ययन किया, यानी कि उनके बीच रहे, उनकी भाषा सीखी और उनके साथ रहकर उनके जो संस्कृति है उनको जाना। बाद में सरकार के दुभाषी, यानी कि जो ट्रांसलेटर होते हैं, उनके रूप में रांची की अदालत में काम किया। उनके द्वारा ओरांव, मुंडा और खारियाँ जनजातियों पर लेखन कार्य भी प्रकाशित हुआ। तो शरद चंद्र राय और अनंत कृष्ण अय्यर ये क्या थे? भारत के 2 अग्रणी और अकस्मात समाजशास्त्री। तो याद रहेगा कि अगर परीक्षा में आता है कि 2 अग्रणी और अकस्मात समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, उन्होंने क्या किया, तो अनंत कृष्ण अय्यर इन्होंने निर्जातीयता सर्वेक्षण किया, यानी विभिन्न जातियों का सर्वेक्षण किया, और शरद चंद्र राय इन्होंने जनजातियों के बारे में, जो कि रांची और छोटा नागपुर में थे, के बारे में अध्ययन किया। अब आते हैं भारत के 4 जो समाजशास्त्री हैं, जी.एस. धुर्रे, डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई, एम.एन. श्रीनिवास। अब इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये इनकी पिक्चर है जी.एस. धुर्रे की। ठीक है, जाति प्रजाति पर जी.एस. धुर्रे के विचार। तो इनका अगर नाम आ जाए कि जी.एस. धुर्रे का फुल फॉर्म क्या है, तो गोविंद सदाशिव धुर्रे। गोविंद सदाशिव धुर्रे, आप ये नाम याद करेंगे, गोविंद सदाशिव धुर्रे। तो जाति प्रजाति पे इनके विचार। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो हर्बर्ट रिजले के विचार थे उनको पढ़ा, और उनको पढ़ के इन्होंने जो अपने विचार प्रकट किए, थोड़े चेंज प्रकट किए। तो सबसे पहले जब इन्होंने सर्वेक्षण किया, यानी इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में कुछ बताया, तो इन्होंने किसका अध्ययन किया? हर्बर्ट रिजले का। तो हर्बर्ट रिजले के विचार पढ़ लेते हैं पहले हम। तो हर्बर्ट रिजले के अनुसार मनुष्य का विभाजन उसकी शारीरिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई, कपाल का भार, किया गया तथा उसे विभिन्न प्रजातियों में बांटा। तो हर्बर्ट रिजले एक पश्चिमी समाजशास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि जो इंसान है, मनुष्य हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं। कारण क्या है? उनकी खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई, कपाल। तो इनके आधार पर उन्होंने लोगों को विभिन्न प्रजातियों में बांटा। अच्छा, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हम होमो सेपियंस प्रजाति के लोग हैं।
होमो सेपियंस का अर्थ होता है दिमाग वाले जानवर, होमो यानी कि मनुष्य ब्रेन वाले, और सेपियंस मतलब जानवर, तो हम होमो सेपियंस प्रजाति के हैं। रीजन साथ में एक और चीज़ कही कि भारत में मान्यता था कि भारत विभिन्न प्रजातियों के अध्ययन की एक प्रयोगशाला था, क्योंकि आपको पता है इंडिया में विभिन्न जाति प्रजाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारे धर्मों को मानते हैं। तो रिजले की ये भी मान्यता थी कि भारत विभिन्न प्रजातियों के अध्ययन की एक प्रयोगशाला है, यानी एक्सपेरिमेंट रूम है क्या भारत। तो ये लाइन आ सकती है परीक्षा में कि लाइन किसने कही कि भारत विभिन्न जातियों प्रजातियों के अध्ययन की प्रयोगशाला है, तो आप लिखेंगे हर्बर्ट रिजले ने। 1 नंबर में MCQ में आ सकता है, ये आपके COET के परीक्षा में भी आ सकता है। क्योंकि जातीय अंतर्विवाह निषिद्ध था, उनके अनुसार जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ है। तो रिजले ये भी मानते थे कि जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ है, क्योंकि विभिन्न जाति समूह किसी विशिष्ट प्रजाति से संबंधित लगते हैं, कि पहले प्रजाति होती है, प्रजाति में विभिन्न सारी जातियाँ होती हैं। तो रिजले की मान्यता थी कि भारत में विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया जाता था, और इनके अनुसार था कि खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई, कपाल, इनके आधार पर हम विभिन्न प्रजाति में लोगों को बांट सकते हैं। सामान्य रूप से भारतीय उच्च जातियाँ आर्य प्रजाति की विशिष्टताओं से मिलती हैं, जबकि निम्न जातियों में अनार्य प्रजाति गुण देखे जाते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ इन्होंने बताया कि जो बाहर से लोग आए थे आर्य जाति के थे, जो यहाँ के निवासी थे वो अनार्य थे। तो भारत में उच्च जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब उच्च जातियाँ आर्य प्रजाति की विशिष्टताओं से मिलती है, जबकि निम्न जातियों में अनार्य प्रजाति गुण देखने को मिलते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि निम्न जातियाँ ही भारत में वास्तविक आदि निवासी है, उन्हें आर्य द्वारा दबाया गया। तो ये भी रिजले का वो था, विचार था कि भारत में जो असली लोग हैं, यहाँ पे अनार्य लोग हैं, उनको आर्य द्वारा दबाया गया। अब धुर्रे ने क्या सुझाव दिया, धुर्रे का पढ़ते हैं हम। GS धुर्रे, गोविंद सदाशिव धुर्रे ने सुझाव दिया कि रिजले का तर्क व्यापक रूप से केवल उत्तरी भारत के लिए सही है। यानी उत्तर भारत में क्यों सही है, क्योंकि उत्तर भारत में एक ही जाति में विवाह नहीं होता, अपनी जाति से बाहर विवाह करते हैं। भारत के अन्य भागों में ये अंतर कम, क्योंकि भारत के अन्य भागों में एक ही जाति में विवाह सरलता से हो जाता है। तो धुर्रे ने ये कहा कि जो जाति के बारे में रिजले ने कहा कि अंतर्विवाह परिस्थित है और यहाँ पे विशिष्टताएं देखने को मिलती हैं भारत में, लेकिन भारत के उत्तरी भाग में अगर देखा जाए तो ये बातें रिजले की सही साबित होती हैं। लेकिन भारत के अन्य हिस्सों में, पहाड़ी इलाकों में, आदिम अवस्थाओं में या दक्षिण भारत में ये देखने को नहीं मिलती। अतः धुर्रे ने क्या कहा, धुर्रे ने कहा कि अतः प्रजातीय शुद्धता केवल उत्तर भारत में ही बची हुई थी, क्योंकि यहाँ अंतर्विवाह निषिद्ध था। अंतर्विवाह का अर्थ होता है कि एक ही जाति के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते। शेष भारत में अंतर्विवाह का प्रचलन उन वर्गों में हुआ जहाँ प्रजातीय स्तर भिन्न था, यानी कि शेष भारत में आप एक ही जाति के अंतर्गत विवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए अंतर्विवाह और अंतः विवाह का अर्थ क्या है। अंतर्विवाह यानी कि एक ही जाति के अंदर आप विवाह नहीं कर सकते, आप अपनी जाति से बाहर विवाह करते हैं। और अंतः विवाह यानी एक ही जाति के अंदर आपको विवाह करना होता है। तो ये प्रजातीय शुद्धता कहाँ पे अप्लाई होती है, धुर्रे ने कहा उत्तर भारत में, केवल उत्तर भारत में प्रजातीय शुद्धता लागू होती है। जबकि हालांकि ये विचार आज की डेट में बदल चुके हैं, लेकिन उस समय 1947 या 50 के आसपास की विचार है, तो उस समय ये बात सही थे। तो धुर्रे ने मोस्टली जो अपना समाजशास्त्र के बारे में बताया, जाति प्रजाति के बारे में, और जाति की कुछ विशेषताएं बताई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या जाति की विशेषताएं बताई हैं GS धुर्रे ने। नंबर 1, एक सोपानिक विभाजन होता है, यानी जातियाँ बटी हुई हैं, बड़ी जाति, छोटी जाति, उसे छोटी जाति, ऐसे। तो सोपानिक विभाजन है, स्टेप बाय स्टेप विभाजन है। इसके बारे में डीपली मैं नीचे बताऊंगा आपको। विवाह पर कठोर प्रतिबंध है, यानी आप एक ही जाति में विवाह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न अधिकार एवं कर्तव्य, जाति में हर जाति के कुछ अधिकार कर्तव्य होते हैं, उनका कठोरता से पालन करना होता है। प्रतिबंधित सामाजिक अंतक्रिया है, यानी कुछ ऐसे अंतक्रिया कार्य होते हैं जो समाज में प्रतिबंधित, जैसे कि अगर ब्राह्मण शूद्र वाले कार्य करेगा तो उसे समाज से निकाल दिया जाएगा, या शूद्र ब्राह्मण वाले कार्य करेगा तो उसको समाज से निकाल दिया जाएगा। तो प्रतिबंधित सामाजिक अंतक्रिया। खंडीय विभाजन, जाति के अंतर्गत भी कुछ विभाजन होता है। सीमित व्यावसायिक चुनाव, कि मोची का बेटा मोची ही बनेगा। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ कि जाति की जो विशेषताएं धुर्रे ने बताई है उसका क्या अर्थ निकलता है। सबसे पहले हम खंडीय विभाजन की बात करते हैं। समाज कई बंद पारस्परिक अनन्य खंडों में बटा हुआ है, यानी जो जातियाँ हैं बहुत खंडों में बटी हुई हैं और जन्म पर आधारित होती हैं। जन्म से हम जिस जाति में हम जन्म लेते हैं, मरने तक उसी जाति के सदस्य हम रहते हैं।
सोपानिक विभाजन का अर्थ होता है प्रत्येक जाति दूसरी जाति की तुलना में असमान होती है, यानी अगर इस नंबर पे पहले नंबर पे ये जाति है, दूसरे पे ये जाति, तो इनमें अंतर पाया जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक जाति दूसरी जाति की तुलना में असमान होती है, कोई भी दो जातियाँ सामान्य नहीं होती। सामाजिक अंत क्रिया पर प्रतिबंध, यानी कि साथ बैठकर भोजन करने पर, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो प्राचीन भारत में प्रचलित था, तो आपस में बैठ के एक साथ भोजन नहीं कर सकते थे। ब्राह्मण का पुत्र या ब्राह्मण लोग शूद्र के साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकते, क्षत्रिय वैश्य के साथ भोजन नहीं कर सकते थे। तो सामाजिक अंत क्रिया पर प्रतिबंध लगा हुआ था उस दौरान। भिन्न भिन्न अधिकार कर्तव्य सबके, जैसे कि ब्राह्मण का शिक्षा देना, दान लेना, राजा का रक्षा करना, क्षत्रिय का वैश्य का व्यापार करना, शूद्र का सबकी सेवा करना, तो भिन्न भिन्न अधिकार कर्तव्य निर्धारित होते थे। जन्म पर आधारित वंशानुगत होती थी। श्रम विभाजन में कठोरता, यानी कि काम बटा हुआ था, व्यवसाय हम चेंज नहीं कर सकते थे, आज तो कर सकते हैं। और विवाह पर कठोर प्रतिबंध, अंतः विवाह जाति में ही विवाह के नियम पर बल दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जाति की विशेषताएं किसने बताई हैं? जी.एस. धुर्जन ने। तो इन पॉइंट को आपको एक बार दोबारा समझना है कि खंडी विभाजन होता है कि समाज के पारस्परिक अनन्य खंडों में बटा हुआ है। हर जाति की अपनी एक खास बात होती है, वो उसमें ही सम्मिलित है। हर जाति दूसरे अलग होती है, आपस में सामान्य अंतक्रिया मिलकर भोजन नहीं कर सकते। सबके अधिकार कर्तव्य भिन्न होते हैं। जन्म पर आधारित और वंशानुगत होती है। विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, यानी उछली जाति के लोग निचली जाति में विवाह नहीं करते, ये मेन था। जी.एस. धुर्जन ने ये जाति की विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, अब प्रजाति के बारे में इन्होंने क्या कहा था? प्रजाति कैसे बनती है? जो प्रजाति होती है, इन्होंने कहा कि जाति जब शुद्ध होगी तो प्रजाति भी शुद्ध होगी, यानी उत्तर भारत तक ही सीमित है। दक्षिण भारत में प्रजाति व्यवहार सीमित नहीं था। तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि जी.एस. धुर्जन ने मोस्टली जाति प्रजाति के बारे में अपने विचार प्रकट किए, और हर्बर्ट रिजले के जो जो इनको सही नहीं लगे उनको उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी। अब एक नया टॉपिक आता है, संरक्षणवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच जनजातियों संस्कृति पर विवाद। यानी दो तरह के लोग होते हैं जो जनजातियों पर अपने कमेंट कसते हैं। जनजाति वो लोग होते हैं जो आदिम अवस्था में रहते हैं, यानी जंगली लोग, जंगली कह सकते हैं हम उसे हम आदिवासी कह सकते हैं, है ना। तो वो लोग होते हैं जिनके बारे में संरक्षणवादी, यानी जो उनको बचाना चाहते हैं, उन जनजातियों को सेव करना चाहते हैं। और राष्ट्रवादी जो उन जातियों को सामान्य लोगों में मिलाना चाहते हैं। उन्होंने अलग अलग विचार प्रकट किए। तो परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि संरक्षणवादी राष्ट्रवादियों के क्या विचार थे जनजाति के ऊपर, तो आप इसके पॉइंट लिख सकते हैं। तो संरक्षणवादी क्या कह रहे थे? ब्रिटिश मानव विज्ञानी भारतीय जनजातियों के अध्ययन में रुचि रखते थे। इन्हें आदिम लोग मानते थे। उनकी विशिष्ट संस्कृति थी जो हिंदू मुख्य धारा से काफ़ी अलग थी। तो संरक्षणवादियों का मानना था कि ये लोग क्या होते हैं, अपने परिवेश में रहते हैं, ये बाहरी दुनिया से मिलना पसंद नहीं करते, उनके साथ अपनी संस्कृति को साझा करना पसंद नहीं करते। यानी वे आदिम अवस्था में रहते हैं, वे अपनी विशिष्ट संस्कृति को बचाए रखते हैं। जैसे आपने अवतार मूवी देखी होगी कि वो लोग आधुनिक दुनिया के संपर्क में आना नहीं चाहते थे। अवतार मूवी में एक तरीके से संरक्षणवादियों पर ही वो कंटेंट बना हुआ है। उनका मानना था संरक्षणवादियों का कि जनजातियों की मुख्य धारा कि हिंदू संस्कृति में समायोजन से वे शोषित होंगे। यानी कि अगर हम इन जनजातियों को सामान्य लोगों से मिला दें तो क्या होगा, ये अपने आप को हीन समझेंगे, उनसे बात करने से कतराएंगे, उनको काम नहीं मिलेगा और अपनी जो संस्कृति वो खो देंगे। उन पर लगातार दबाव रहेगा कि हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा को स्वयं में मिला लें, कि भाई आप अपनी पुराने, जैसे कि मान लो जो आदिम लोग पत्तों से अपने शरीर को ढकते हैं, वो शहर में आके पत्ते पहन लेंगे तो क्या होगा, सब उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको चिढ़ाएंगे और अंत में क्या होगा, वह आत्महत्या कर लेंगे, वह अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। तो संरक्षणवादी ये कहते थे कि नहीं, इनको आप सामान्य हिंदू से मत मिलाओ, इनको अपनी विशिष्ट संस्कृति को सलामत रखने दो। परिणाम स्वरूप उनकी संस्कृति और जीवन पद्धति में परिवर्तन आएगा और वे खो देंगे अपनी संस्कृति को। तो राज्य कर्तव्य के इनकी संस्कृति को बचाए रखें, यानी कि राज्य कर्तव्य के इनको इनकी अवस्था में रहने दिया जाए। हाँ, जब इनको कोई दिक्कत होती है तो उनकी दिक्कतों का निवारण किया जाए। तो ये लोग होते हैं संरक्षणवादी। तो संरक्षणवादी का समझ में आ गया होगा आपको कि वह चाहते हैं कि जो आदिम जनजातियाँ हैं उनको उसी अवस्था में रहने दिया जाए और राज्य उनको बचाने का प्रयास करे। यानी कि ये नहीं कि हम जैसे लोग जाके उनकी संस्कृति में खलल डाल रहे हों, ऐसा ना हो। जबकि राष्ट्रवादी जो लोग थे वो क्या कह रहे थे कि नहीं, भारत में क्या सबको एक जैसा ही रहना चाहिए,
ठीक है, अपनी पुरानी संस्कृति को त्याग के नई संस्कृति अपनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि भारत में फिर विविधता खत्म ही हो जाएगी। राष्ट्रवादी, ये भारत की एकता और भारतीय संस्कृति को आधुनिक बनाने में विश्वास रखते थे। इस पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा संरक्षणवादी और राष्ट्रवादी में अंतर। संरक्षणवादी वह पुरानी संस्कृति को उसी अवस्था में बनाए रखना चाहते थे, और राष्ट्रवादी भारत की एकता और भारतीय संस्कृति को आधुनिक बनाने में विश्वास रखते थे। राष्ट्रवादियों का मानना था कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के प्रयास दिशाहीन थे। आदिम संस्कृति को बचाने का कार्य वास्तव में गुमराह करने की उनका मानना था कि सरकार आदिम लोगों को बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रही, धीरे धीरे वह अपने आप को बदल लेंगे, लेकिन अगर सरकार उनको बदलने में हेल्प करे तो जल्दी बदल जाएंगे। धुर्रे और अन्य राष्ट्रवादियों का मानना था कि जनजातियों को पिछड़े हिंदू माना जाए, ना कि एक भिन्न सांस्कृतिक समूह। यानी कि धुर्रे और अन्य भारतीय समाज राष्ट्रवादी कह रहे थे कि जो जनजाति के लोग हैं उनको पिछड़े हिंदू समूह, वो भी हिंदू हैं लेकिन उनको पिछड़ा हिंदू माना जाए, और ये ना माना जाए कि वो अलग ही तरह के अलग ही लोग हैं, उनको एलियन ना समझा जाए, उनको समझा जाए कि ये भी हमारे हिस्सा है लेकिन ये बहुत अपनी पुरानी अवस्था में रहना पसंद कर रहे हैं। तो धुर्रे ने ये कहा, ये आएगा कि जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है, तो धुर्रे ने कहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनजातियों को पिछड़े हिंदू धुर्रे ने, जीएस धुर्रे ने कहा है। तो राष्ट्रवादी और संरक्षणवादियों के विचार थे जनजातियों पर, और जनजातियों के बारे में अध्ययन किया था उन्होंने शरदचंद्र राय ने, जो कि अग्रणी और आकस्मिक राष्ट्रवादी या समाजशास्त्री थी। अब पढ़ते हैं डीपी मुखर्जी के बारे में। ठीक है, डीपी मुखर्जी ने क्या कहा है। डीपी मुखर्जी का नाम है धुरजाति प्रसाद। तो धुरजाति प्रसाद पूरा नाम इनको पता होना चाहिए आपको इनका। तो डीपी मुखर्जी ने परंपरा और परिवर्तन। अच्छा, परंपरा से आप क्या समझते हैं भाई? परंपरा का सीधा मतलब है जो हम सदियों से मानते आ रहे हैं और आगे भी मानते जाएंगे, वो परंपरा है। परंपरा जैसे हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, इंडिया में कोई भी आता है मेहमान, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, बड़ों का पैर छू के आदर करते हैं, तो क्या है, वो परंपरा है, वो सदियों से चली आ रही है। तो डीपी मुखर्जी का मानना था कि भारत की सामाजिक व्यवस्था ही उसका निर्णायक लक्षण है, इसलिए आवश्यक हो कि परंपरा का अध्ययन हो। तो डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया? सामाजिक परंपरा के अध्ययन पर, कि समाज की परंपरा का अध्ययन किया जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए और अच्छे परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक मतलब कि आपने अगर नमस्ते करना सीखा, सबको इज्जत से नमस्ते करें, चाहे आप किसी भी देश में जाएं, किसी भी राष्ट्र में रहें। ये नहीं कि आप हेलो हाय, हेलो ब्रो, ये ना हो। तो सामाजिक परंपरा का अध्ययन डीपी मुखर्जी ने इनके बारे में बताया। और डीपी मुखर्जी का अध्ययन केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं था कि सदियों से कैसी परंपरा आ रही है, बल्कि परिवर्तन की संवेदनशीलता से भी जुड़ा हुआ है। यानी आपने पहले कच्चा मांस खाते थे, तो आप पका के अग्नि का आविष्कार उनसे पक्का हुआ खाते हो। पहले आप मेले वस्त्र पहनते थे, अब अच्छे वस्त्र पहनते हो। हाँ, वस्त्र पहनो, आप पूर्ण परिधान पहनो, लेकिन अच्छे वस्त्र पहनो, सबका सम्मान करना मत भूलो। तो डीपी मुखर्जी का यही मानना था कि सामाजिक परंपरा का अध्ययन हो, और सामाजिक परंपरा के अध्ययन में केवल जो बीत गया उसका ही अध्ययन ना हो, बल्कि जो हम परिवर्तन करके कुछ नया ला सकते हैं तो उसको भी लेके आओ, लेकिन इस तरीके से लाओ कि परंपरा बनी रहे। ठीक है, तो डीपी मुखर्जी ने किसके बारे में अध्ययन किया, ये आपको याद रखना है। इन्होंने परंपरा के बारे में अध्ययन किया, और परंपरा को केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि वर्तमान की परिवर्तन की संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखा। अच्छा, जीवांत परंपरा का अर्थ क्या है? ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और आज भी मानते हैं। और मृत परंपरा क्या होगी? जो पहले मानते थे अब खत्म हो गई है। तो परंपरा जिसने अपने आप को भूतकाल से जोड़ने के साथ ही वर्तमान के अनुरूप भी ढाला है और इस प्रकार समय के साथ अपने आप को विकसित किया है, उसे बोलते हैं जीवांत परंपरा। तो जीवांत परंपरा की परिभाषा आ सकती है परीक्षा में कि जिसने अपने आप को भूतकाल से जोड़ने के साथ ही वर्तमान की, वह परंपरा जो भूतकाल से जुड़े होने के साथ साथ वर्तमान काल में भी अपने आप को ढाला है और अपने आप को विकसित किया, उसे जीवांत परंपरा कहेंगे। डीपी मुखर्जी ने तर्क दिया कि भारतीय संस्कृति व्यक्तिवादी नहीं है, इसकी दिशा समूह, संप्रदाय, जाति के क्रियाकलापों द्वारा निर्धारित होती है। यानी परंपरा ये नहीं कि एक व्यक्ति से दिखती है, परंपरा एक पूरे समाज से, लोगों के समूह से, एक पूरे देश से दिखती है। जैसे भारत की परंपरा है मेहमानों का स्वागत करना, मेहमान को भगवान की संज्ञा दी जाती है। तो डीपी मुखर्जी ने ये कहा कि जो भारतीय संस्कृति वो एक व्यक्ति पर नहीं है, वो क्या है, वो पूरी समूह, संप्रदाय, जाति पर है।
तो डीपी मुखर्जी का जो समाजशास्त्र के बारे में विचार था वो था परंपरा परिवर्तन, सामाजिक परंपरा का अध्ययन हो और इसमें आवश्यकता अनुसार चेंज किया जाए। परंपरा का मूल शब्द संरचित या प्रेक्षित करना यानी कि बचा कर रखना और आगे बढ़ाना। परंपरा का मतलब होता है संरचित यानी कि लिखना, आगे बढ़ाना और इसको बढ़ाए मतलब लेकर चलते रहना। प्रेक्षित करना, उसको लिखना, उसको आगे बढ़ाना, ये परंपरा का मूल अर्थ है। और परंपरा की मजबूत जड़ें भूतकाल में होती हैं, उन्हें कहानियों मिथकों से कहकर जीवित रखा जाता है। जैसे कि हम रामायण महाभारत में देखते हैं तो वो परंपराएं आज भी चली आ रही हैं कि कोई भी काम करने से पहले ईश्वर का ध्यान करना, नहा के नए वस्त्र धारण करना, तो ये क्या है, परंपरा है। तो परंपरा परिवर्तन किसकी देन है? डीपी मुखर्जी की। और परिवर्तन के 3 सिद्धांत बताएं डीपी मुखर्जी ने। श्रुति, स्मृति, अनुभव। श्रुति मतलब सुनकर, स्मृति मतलब अपने जो आपको याद हो, आपने पहले क्या देखा और अब क्या चाहते हो। अनुभव जो आपने पूरे जीवन काल में जो समझा, जो जाना। तो श्रुति यानी कि सुनकर, स्मृति यानी कि याद करके, अनुभव मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो भारतीय समाज में परिवर्तन का सर्वप्रथम सिद्धांत अनुभव है। इनका कहना था कि भारतीय समाज में अगर परिवर्तन होता तो वो अनुभव के कारण, कि जैसे पहले अगर हम गुलाम बने, अंग्रेज़ों कैसे बने, हमें चापलूसी की जो एक कोशिश करी, उससे हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने। तो अब अनुभव से ये आया कि नहीं, हमें अपने बातों पर अडिग रहना है, अपनी बातों को आगे बढ़ाना है। तो परिवर्तन के 3 सिद्धांत थे, इनके नाम याद रखने, श्रुति, स्मृति, अनुभव। और भारत में जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो किस पर होता है? अनुभव और सामूहिक अनुभव पर होता है। डीपी मुखर्जी ने एक बार कहा है कि भारतीय संदर्भ में बुद्धि विचार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली शक्ति नहीं बल्कि अनुभव प्रेम। तो अनुभव को महत्वपूर्ण माना है डीपी मुखर्जी ने समाज के परिवर्तन के लिए। और समाज में परिवर्तन ऐसा करना है कि परंपरा भी बनी रहे और अच्छी चीज़ें अपनाई भी जा सके। संघर्ष और विद्रोह सामूहिक अनुभवों का। अब अनुभव कैसे आते हैं? अनुभव अच्छे भी बुरे भी हो सकते हैं, वो संघर्षों से आते हैं और विद्रोह से आते हैं। परंपरा का लचीलापन इसका ध्यान रखता है कि संघर्ष का दबाव परंपराओं को तोड़े बिना, यानी अगर परंपरा में परिवर्तन लाना तो ऐसा नहीं कि जो पुरानी परंपरा वो ख़त्म कर दी जाए, उसमें नया ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम बड़े से अगर हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, छोटे को हम आशीर्वाद दें और साथ में अपने से साथ वालों को हेलो भी कहते हैं, तो कोई इसमें बड़ा वो नहीं है। क्यों? क्योंकि परंपरा को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि पुरानी परंपरा भी जीवित रहे और नए लाने से उसमें कोई विकार ना आए। तो परंपरा और परिवर्तन का जो समाजशास्त्र था वो डीपी मुखर्जी द्वारा देन है। अब हम AR देसाई के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, AR देसाई का पूरा नाम आपको बताऊंगा मैं, अक्षय रमनलाल देसाई। अक्षय रमनलाल देसाई। ठीक है, तो AR देसाई ने बहुत ही सिंपल कंसेप्ट दिया, लोक कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? इसकी 3 विशेषताएं। सकारात्मक राज्य यानी कि लोगों की अच्छाई के लिए ही काम करे, सकारात्मक होता है अच्छाई के लिए ही काम करे। लोकतांत्रिक, समय समय पर चुनाव हो, नेता चुनकर आए। मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे सरकारी कंपनियां भी हों और प्राइवेट कंपनियां भी हों। जैसे आपके सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी अस्पताल भी हैं, प्राइवेट। अगर खाली प्राइवेट होते हैं तो निजी अर्थव्यवस्था हो जाती है, और खाली सरकारी होते तो ये सार्वजनिक अर्थव्यवस्था हो जाती है, यानी कि सरकारी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो राज्य पर AR देसाई ने जो विचार दिया, समाजशास्त्र में अपना योगदान दिया, वो कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया है। और कल्याणकारी राज्य की 3 विशेषताएं होती है, सकारात्मक राज्य, लोकतांत्रिक राज्य और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये तो आसान लगा होगा कि राज्य पर AR देसाई ने क्या कहा है। AR देसाई का समाजशास्त्र में योगदान क्या है? उन्होंने कल्याणकारी राज्य के बारे में अपने विचार प्रकट किए। ठीक है, कल्याणकारी राज्य कुछ विशेषताएं बताता हूँ। अगर आ जाए परीक्षा में कि एक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं बताइए, तो 3 पॉइंट तो हैं, सकारात्मक राज्य, लोकतांत्रिक राज्य और मिश्रित अर्थव्यवस्था। साथ में इनको डीपली कैसे लिखना है कि कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है, यानी सरकार अपने नागरिकों के भले के लिए कार्य करती है। कल्याणकारी राज्य केवल न्यूनतम कार्य नहीं करता, जो कानून तथा व्यवस्था बनाए रखता है। ये हस्तक्षेपीय राज्य होता है। मतलब कि ये नहीं कि कल्याणकारी राज्य का अर्थ हो गया कि भाई सरकार लोगों के जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा। दखल अंदाजी भले ही नहीं करेगा, लेकिन उस समय ज़रूर करेगा जब लोगों के हितों की बात जुड़ी है। यानी कि ऐसे कानून व्यवस्था बनाता है ताकि सबका विकास हो। अगर पुलिस ना हो तो सब चोर बढ़ जाएंगे, अपराध बढ़ जाएंगे। तो कल्याणकारी राज्य पुलिस की व्यवस्था भी करती है और एक ऐसे नियम कानून बनाता है कि सबका बेहतरी हो। इसमें हस्तक्षेपीय राज्य होता है, यानी राज्य काम में हस्तक्षेप करता है,
कब करता है? जब राज्य कुछ गलत कर रहा हो, समाज की बेहतरी के लिए करता है, सामाजिक नीतियों को लागू करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो कल्याणकारी राज्य की जो डेफिनेशन बताई है AR देसाई ने, क्या बताया कि यह हस्तक्षेपी राज्य होता है, समाज की बेहतरी के लिए कार्य करता है, नीतियाँ बनाता है और ऐसे कानून बनाता है जो समाज का भला करे। ये लोकतांत्रिक राज्य होता है, यहाँ पे समय समय पर चुनाव होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जहाँ पे नेता लोगों द्वारा चुनकर आता है। औपचारिक लोकतंत्र में बहुत सारी पार्टी होती हैं, यानी कि बहुत सारी पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, जो जीतती है वो अपनी सरकार बनाती है। इसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है। मिश्रित मतलब कि सरकारी कंपनियां भी हैं, प्राइवेट, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे निजी पूंजीवादी और राज्य दोनों साथ साथ काम करती हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है, जहाँ पर निजी कंपनियाँ और सरकारी राज्य की कंपनियाँ मिलकर काम करती हैं। कल्याणकारी राज्य ना तो पूंजीवादी बाजार को ख़त्म करता है, ना ही जनता को निवेश करने से रोकता है, यानी कि ये कुछ हद तक लोगों को अपना व्यवसाय खुद करने की प्रेरणा देता है और कुछ हद तक सरकारी व्यवसाय में आने के लिए मनाता है। तो एक तरीके से भारत की एक क्वालिटी AR देसाई ने बता दी है। अब अंतिम कल्याणकारी राज्य का परीक्षण, एक और टॉपिक है कि कैसे पता चलेगा कि किसी देश में जो राज्य है वो कल्याणकारी है। तो इन सब चीज़ों से, कैसे कि यह गरीबी, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति, अपने नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रख पाता है कि नहीं रख पाता, यानी कोई राज्य ऐसी स्कीम चला रहा है कि गरीबी कम हो, समाज में भेदभाव ना हो और नागरिकों को सुविधा मिले, अगर ऐसा कोई सरकार कर रहा है तो वो कल्याणकारी राज्य है। आय संबंधी असमानता को दूर करने के लिए, यानी कि ये नहीं कि कुछ ही लोग ज़्यादा पैसे कमाएं, सभी को पैसा कमाने का अवसर मिले, सबको बराबर तनख्वाह मिलने की कोशिश हो। तो अगर ऐसा कोई राज्य करता है तो वो क्या है? कल्याणकारी राज्य है। अर्थव्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित करता है जहां पूंजीवादियों को अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है, यानी कि सरकार ऐसे काम करती है कि कोई एक व्यक्ति अंधाधुंध पैसा ना कमाए, उससे टैक्स लगाती है, उससे इनकम टैक्स लेती है, ताकि वो अगर अधिक कमा भी रहा है तो सरकार के निधि में या सरकार के विकास में योगदान दे रहा है। वो स्थायी विकास के लिए आर्थिक मंदी और तेज़ी से मुक्त व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है, यानी कि बुरे समय में लोगों का भला, और अगर बहुत तेज़ी प्राइस बढ़ रहे हैं तो सस्ते में चीज़ों को उपलब्ध करवा रहा है तो वो राज्य क्या है? वह राज्य कल्याणकारी है। और सबके लिए रोजगार उपलब्ध करवा रहा है तो वो राज्य कल्याणकारी है। तो ये विशेष ये है कि कैसे कल्याणकारी राज्य को टेस्ट किया जाए, यानी परीक्षण किया जाए। आधार क्या है किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए? पूंजीवादी राज्य नागरिकों को निम्नतम आर्थिक सामाजिक सुरक्षा देने में असफल रहे। अगर जितने भी दुनिया में राज्य हैं वो बहुत कम कल्याणकारी राज्य हैं, क्योंकि अधिकतर राज्य सिर्फ पैसा कमाने पर जोर देते हैं। वे अपने नागरिकों को निम्नतम आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने में असफल रहे, आर्थिक असमानताओं को कम करने में सफल नहीं हो पाए, बाजार में उतार चढ़ाव को स्थायी विकास करने में असफल रहे। हम उदाहरण के लिए पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं कि पाकिस्तान में इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा, लोगों के न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। लंका में भी हाल आजकल बुरा है। तो ये क्या है? कल्याणकारी राज्य नहीं बन पा रहा है ये। अब MN श्रीनिवास, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास यानी साउथ के थे। इन्होंने कहा कि भारत गांव का देश है, और सच में अगर भारत को जाना तो गांव को जानो। इन्होंने गांव पर अध्ययन किया और अपने विचार प्रकट किए समाजशास्त्र के बारे में। फिर एक बार बताना चाह रहा हूँ कि समाजशास्त्र उस समय नहीं था। समाज में जो भी इंसान रहते हैं उनके बारे में अध्ययन, समाज में जो भी संस्थाएं उनके बारे में अध्ययन, सब कुछ समाजशास्त्र का हिस्सा ही है। ठीक है, समाज में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई त्यौहार मना रहा है, कोई वो उत्सव मना रहा है, कोई वो खान पान है, इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र का अध्ययन ही है। तो MN श्रीनिवास ने गाँव का अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इनके गांव के बारे में लिखे गए लेख बड़े प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले गांव के दिए गए क्षेत्रीय कार्यों का निर्जातीय ब्यौरा, इन्होंने गांव में जाके विभिन्न जातियों का ब्यौरा निकाला, क्योंकि गांव के अध्ययन से इन्होंने कहा कि देश को समझ सकते हैं। और दूसरा, भारतीय गांव का सामाजिक विश्लेषण किया, उस पर ऐतिहासिक अवधारणाएं परिचर्चाएँ की। यानी सबसे पहले तो क्या किया? पहले ब्यौरा लिया। ब्यौरा यानी गांव का पहले डाटा इकट्ठा किया। डाटा इकट्ठा करने के बाद उनका विश्लेषण किया कि गांव में कॉमन चीज़ें क्या हैं, कि विभिन्न प्रकार के गांव हैं, इंडिया गांव का देश है, लेकिन सब गांव में एक चीज़ तो कॉमन है कि लोग मिलजुल कर रहते हैं। लोग वहाँ पे अपने पिताजी के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पे घर पे नंबर प्लेट नहीं होती, वहाँ पे सुख दुख में सब एक साथ होते हैं, त्यौहार में हर चीज़ में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अच्छा, इनके MN श्रीनिवास के गांव के विचार तो आप समझ चुके होंगे। एक बार गांव पर लुई ड्यूमा के विचार पढ़ते हैं। एक समाजशास्त्री थे विदेशी, इन्होंने क्या कहा? तो लुई ड्यूमा ने कहा, उनका मानना था कि गांव को एक श्रेणी के रूप में महत्व देना गुमराह करने वाला हो सकता है। कि उन्होंने कहा कि गांव से हम नहीं समझ सकते इंडिया को। लुई का मानना था
कि जाति जैसी संस्थाएं गांव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है, कि गांव में मुख्य जातियां ही जातियां हैं, गांव कम, जाति से ही गांव जाने जाते हैं। ये लुई ड्यूमा ने कहा है। उनका मानना था कि लोग एक अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जा सकते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक संस्थाएं सदैव उनके साथ रहती हैं। उन्होंने गांव का चित्रण स्थिर, आत्मनिर्भर, छोटे गणतंत्रों के रूप में किया। तो लुई ड्यूमा ने गांव का चित्रण किया कि गांव आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है, छोटे गणतंत्रों में होते हैं, यानी अपने में ही सीमित रहते हैं। वो अगर दूसरी जगह भी जाएंगे तो अपनी ही संस्कृति को मानेंगे, वहाँ की संस्कृति को नहीं अपनाएंगे। और गांव में लोग ये नहीं कि हमेशा ज़िंदगी भर एक ही गांव में रहते हैं। तो लुई ड्यूमा ने कहा था। तो इनके विचारों का जो आलोचना करी श्रीनिवास ने, क्या कि माना था गाँव एक आवश्यक सामाजिक पहचान है, गाँव लोगों की पहचान है। ऐतिहासिक साक्ष्य यानी कि जो रिजल्ट है वो दर्शाते हैं कि गांव में अपनी एक पहचान बनाई है, गांव की अपनी एक पहचान है। हर गांव में चले जाओ, वो भूखे को भोजन बड़ी खुशी से कराएंगे, वो आप कोई भी सहायता मांगेंगे तुरंत देंगे। तो श्रीनिवास ने कहा, जो ड्यूमा ने कहा कि गांव आपस में, एक ही गांव में आपस में ही होता है, बाहर दूसरे लोगों को समझते नहीं है, वो आपस में ही मिले जुले रहते हैं। लेकिन नहीं, श्रीनिवास ने कहा कि गांव, किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ पे एकता आपको देखने को मिलेगी। वह दूसरे गांव के लोगों का भी अपने में समाहित करने में डरते नहीं हैं। उन्होंने लुई ड्यूमा के विचार, गांव स्थिर है, यानी कि गांव एक जगह है तो वहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर छोटे गणराज्य, आलोचना करी। उनके वास्तव में गांव में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। गांव परिवर्तन को एक्सेप्ट भी करता है। गांव में अच्छे स्कूल खुल रहे हैं, गांव में अस्पताल खुल रहे हैं, तो वह एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये नहीं कि गाँव वैसे के वैसे हैं अभी भी। और गांव कभी आत्मनिर्भर नहीं थे, जो ड्यूमा ने कहा। तो लेकिन ये कहते हैं एम.एन. श्रीनिवास कि हर गांव दूसरे गांव से सहायता मांगता है। किसी गांव में खेती अच्छी होती है, किसी गांव में पशुपालन अच्छा होता है, तो आपस में गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और गांव के महत्व को उन्होंने कहा कि अगर किसी को भारतीय समाज शास्त्र का अध्ययन करना है तो गाँव का अध्ययन जरूर करें। इन्होंने निर्जातीय शोध कार्य की पद्धति के महत्व से परिचित कराया कि गांव में आपको जाति प्रथा देखने को, जाति के अंदर उनके क्या क्या सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएं वो जानने को मिलेंगी। सामाजिक परिवर्तन के बारे में आंखें देखी जानकारी गांव से ही मिलेगी। भारत के आंतरिक हिस्सों में क्या हो रहा है, सारी जानकारी गाँव से ही मिलेगी। अतः कहा जा सकता है कि गाँव का अध्ययन ही संपूर्ण भारत का अध्ययन है। तो ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। अभी कुछ शब्द आए होंगे जो कि आपको मुश्किल लगे होंगे, उनके बारे में बताता हूँ मैं। शब्दकोश में जाते हैं हम। प्रशासक, निशास्त्री। निशास्त्री यानी विभिन्न जातियों का अध्ययन, प्रशासक मतलब कोई बड़ा अफसर। तो ये पद उन ब्रिटिश प्रशासकों के लिए प्रयोग में लाए जाते थे जो 19वीं सदी और प्रारंभिक ब्रिटिश भारतीय सरकार के भाग थे। यानी कि वह अंग्रेज जो भारतीय निर्जातीय विभिन्न जातियों के अध्ययन में रुचि लेते थे। इनमें विलियम क्रुक, हर्बर्ट रिजले का नाम आता है, J.H. वटन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत के जातियों के बारे में अध्ययन किया। तो प्रशासक निशास्त्री थे, यानी कि अंग्रेजी थे जो भारत के निशास्त्री जातियों के बारे में अध्ययन करने के पक्ष में थे। मानव मिति, ये निशास्त्र का एक विभाग था, यानी कि एक टॉपिक था, एक कंटेंट था जो प्रजाति का अध्ययन उनके शरीर की माप को छोड़कर, यानी माप यानी कि खोपड़ी के भार, सिर की लंबाई चौड़ाई, जो कि हर्बर्ट लीची ने कहा था, उसके अनुसार करते हैं। यानी इंसान की बनावट कैसे हुई, मानव मिति में इंसान की बनावट विशेषताओं का अध्ययन करते थे। समायोजन, जब एक संस्कृति दूसरे में मिल जाती है, अंदर समाहित हो जाती है, समायोजन कहते हैं। अंतर्विवाह, जहाँ पर वैवाहिक रिश्ते केवल अपनी ही जाति में बनाए जाते हैं, अंतर्विवाह। बहिर्विवाह, यानी कि इसको अंतः विवाह भी कहते हैं। अंतर्विवाह, अंतर्विवाह ये अंतर है, यानी कि जहाँ कुछ वर्गों में वैवाहिक संबंध निषिद्ध था तो बाहर जाते हैं, विवाह करते हैं, बहिर्विवाह। मुक्त व्यापार, यानी जहाँ पे सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, कोई भी कंपनी बनाए, कुछ भी बेचे। तो कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को फटाफट 1 नंबर वाले क्वेश्चन को बताता हूँ, और बड़े क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को एक बार ध्यान से देखें और आप स्वयं करने की कोशिश करें। तो J.S. धुर्रे ने क्या किया था, भारतीय जनजातियों के बारे में अध्ययन किया और सांस्कृतिक समूह के बारे में क्या कहा, पिछड़े हिंदू। तो पिछड़े हिंदू कहा था जनजातियों के बारे में J.S. धुर्रे ने। किनका मानना था कि जनजातियों को आत्मसात करने से आदिवासियों को गंभीर शोषण होगा, उनकी संस्कृति विलुप्त होगी अगर इनको हिंदुओं के साथ मिला लें। तो संरक्षणवादियों ने कहा था कि उनको उसी आकार में रहने दो, अगर उनको हम हिंदुओं से मिलाएंगे, यानी कि वर्तमान की जातियों से मिलाएंगे, तो अपनी जाति खो देंगे, विलुप्त हो जाएगी। जाति अंतर्विवाह, जाति केवल जाति के भीतर ही शादी होती है। D.P. मुखर्जी ने 3 परंपराएं कौन सी बताई थी, श्रुति, स्मृति और अनुभव। बिल्कुल सही, श्रुति, स्मृति और अनुभव। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे निजी पूंजी और राज्य दोनों हो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, मैंने आपको बता दिए हैं, और
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अगर एक दो बार आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको पुस्तक से भी ये चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। NB लर्निंग के साथ जुड़े रहिए, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद।